गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेसेस, यानी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उसको मेजर करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम एक प्रोसेस समझ लेते हैं डाइल्यूशन का, है ना, कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम किसी भी एसिड को या बेस को, एसिड को या बेस को मिलाते हैं या मिक्स करते हैं वाटर में, तो क्या होगा। अब आप जानते हैं कि जो एसिड है वो एसिडिक नेचर क्यों डिफाइन करता है या एसिडिक नेचर उसमें किसके कारण होता है, तो H+ आयंस के कारण। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि जो एसिड हैं वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस हैं वो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एसिड हैं वो H+ आयंस के कारण एसिड हैं और जितने भी बेस हैं वो OH- आयन के कारण ही बेस कहलाते हैं, या उनमें एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली शो होती है या होती है, ठीक है ना। अब अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक होगा, है ना। अब अगर मैं एसिड को मैं डालता हूँ वाटर में, तो मैं एक बीकर लूँगा, बीकर में पानी डालूंगा और पानी में धीरे धीरे मैं एसिड को पोर करना या डालना शुरू करूँगा। वाटर को अच्छे से मिक्स करते रहें, मिलाते रहें, क्योंकि एसिड प्लस वाटर हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है ये मैंने प्रीवियसली भी बताया है। जिस रिएक्शन में या जिस केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है ना, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है, हमने ये डिस्कस किया था। तो एसिड प्लस वाटर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब भी आप बीकर में वाटर है उसमें एक साथ पूरा एसिड मत डाल दीजिएगा, वरना क्या होगा कि लोकल हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी कि आपका जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है और जो एसिड है वो स्प्लैश आउट होकर आपके हाथों पर बर्निंग ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको डालते रहेंगे और स्टीर करते रहेंगे, उसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे उस मिक्सर को, सो दैट कि एसिड आराम से डाइल्यूट होता रहे और हीट जो है वो आराम से निकलती रहे और साथ में डिसिपिएट होती रहे, है ना। हीट निकल देगी तो है ही, लेकिन डिसिपेशन उसका होता रहे, ठीक है। तो एसिड को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो इससे होता क्या है कि अभी देखिए ये बहुत ही कॉमन सा फंडा है। जैसे आपने एक ग्लास लिया, है ना, एक ग्लास में आपने क्या किया कि 5 चम्मच शक्कर डाल दी, या आप चलो उल्टा करो इसका, आप शक्कर लो, शक्कर में 1 कप पानी डालो, है ना। 5 चम्मच शक्कर लिया आपने, उसमें आपने 1 कप पानी डाल दिया, उसको अच्छे से मिलाया और उसको पिया, तो क्या लगेगा, एकदम चमकीला मीठा फीलिंग आएगा आपको, है ना, बहुत ज़्यादा मीठा रहेगा वो। अब आपने सेम अमाउंट शक्कर ली, लेकिन आपने अब पानी उसमें 2 कप डाल दिया, अब क्या होगा, है वो भी शरबती, लेकिन उसकी जो मिठास है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। फिर आपने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, 5 चम्मच शक्कर ली और उसमें आपने 3 कप पानी डाल दिया, तो फिर से उसकी मिठास क्या होगी, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बड़ा ही जनरल सा फिनोमिना है। हम जानते हैं कि वाटर में किसी चीज़ को हम मिलाते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, डाइल्यूट होना शुरू हो जाती हैं। डाइल्यूट का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम बोल लीजिए, 1 यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि अगर मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें अगर मैं 1 चम्मच में पानी निकालता हूँ, है ना, 1 कप वाले सॉल्यूशन से, तो उस 1 चम्मच में हमारे जो शक्कर के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, 2 कप पानी इसमें डाला है, उसमें से मैं 1 चम्मच पानी निकालता हूँ, तो उसमें शक्कर के पार्टिकल्स क्या होंगे, 100 वाले से कम, मान लीजिए कि 60 हो जाएंगे। तीसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इसमें 3 कप पानी है, उससे अगर मैं 1 चम्मच पानी निकालता हूँ तो उस 1 चम्मच पानी में शक्कर के जो पार्टिकल्स वो हो सकता है 30% ही रहें, है ना। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन अफेक्ट होता है। पर यूनिट वॉल्यूम या फिक्स वॉल्यूम का फंडा यही होता है कि हमको एक ही वो उठाना है। मतलब अगर आप पूरा पानी उठा लोगे तो फिर तो शक्कर आपकी 5 चम्मच है वो बराबर आएगी सब में, लेकिन अगर आप 1 चम्मच पानी सबसे लोगे तो उसमें शक्कर की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो जाएगी। सेम फंडा यहाँ पे होता है। अगर एसिड है, आप उसको किसी पानी में मिला रहे हैं आराम से, तो उसके जो H+ आयंस हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हम इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कभी आपने सुना होगा किसी एक्सपेरिमेंट में कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब उस सल्फ्यूरिक एसिड में काफ़ी सारा पानी मिला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा उसमें 20-30% ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। और डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ H+ आयंस होते हैं या OH- आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होना या कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। अच्छा,
अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक पे, वो इससे ही जुड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड आप किसको बोलोगे? जिसमें H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। या स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलोगे आप? जिसमें नंबर ऑफ OH आयंस बहुत ज़्यादा हो। और वीक एसिड किसको बोलोगे? जिसमें H+ आयंस कम हो। जैसे बहुत मीठा शरबत और थोड़ा मीठा शरबत। डायबिटीज़ वाले क्या पीते हैं? कम मीठी चाय पीते हैं, तो उसमें क्या है कि हम शक्कर आधा चम्मच डालते हैं। और कोई दूसरा बंदा है वो खूब सारी शक्कर पीता है, तो उसमें हम चीनी 2 चम्मच डाल देते हैं या 3 चम्मच डाल देते हैं। तो वो उस तरीके से ही होता है ना कि H+ है, एसिड का मतलब H+, तो जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा या उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलेंगे। ठीक है। अब कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि हमको देख के तो कुछ समझ में आएगा नहीं खास तरीके से, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक खास तरह का पेपर होता है जो अलग अलग इंडिकेटर्स को मिला करके उनका मिक्सचर करके बनाया जाता है। उसमें होता क्या है कि एसिडिक या बेसिक जो भी कैरेक्टर होता है तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अलग अलग कलर शो करता है। जैसे हाईली एसिडिक है तो एकदम चमकीला रेड कलर दिखाएगा, थोड़ा कम एसिडिक है तो ऑरेंज कलर दिखाएगा, और कम एसिडिक है तो येलो कलर दिखाएगा। तो अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए वो अलग अलग कलर कोड शो करता है। और उस कलर को देख के, ऐसे मान लीजिए आपने टेस्ट किया, उस एसिड को आपने उसमें डाला, रेड कलर आ गया, तो आप देख के समझ गए रेड है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। दूसरा एसिड आपने ट्राई किया, उसमें येलो कलर आ गया, तो आप समझ गए कि एवरेज टाइप का या वीक टाइप का एसिड है ये, है ना। तो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए, अलग अलग H+ आयंस के कंसंट्रेशन के लिए वो अलग अलग कलर शो करता है। दैट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। एक और चीज होती है pH स्केल, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए अच्छे से। ये एक होती है pH स्केल, pH ऐसे, ये pH स्केल, ठीक है ना। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ये एक ग्रीक वर्ड है पोटेंस, है ना, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है ना। ओ ये तो कुछ ज्यादा ही समझ में नहीं आया होगा आपको। पोटेंस, इसका मतलब क्या होता है? पावर, ग्रीक वर्ड है। H का मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन प्लस या H+ आयंस का जितना पावर है उसको हम डिफाइन करते हैं pH स्केल से। पावर ऑफ H+ आयंस इज नोन एज pH स्केल। अब स्केल की खासियत क्या होती है कि स्केल में हम जैसे कलर कोड की बात करते हैं हम यूनिवर्सल पेपर में, है ना, तो हर जगह कलर बताना हमको एप्रोप्रिएट नहीं लगता है कि भाई हमने बताया कि हाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें रेड कलर आता है, बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। या बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में भी एसिडिक बेसिक चीज़ें होती हैं तो उसको हम कलर से शो नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नंबरिंग। हम यहाँ पे कलर की जगह पे क्या यूज़ करते हैं? नंबरिंग यूज़ करते हैं। तो ये जो स्केल है वो होती है 0 से लेकर के 14 तक की स्केल पे होती है, ठीक है। 0 से 14 तक का इसमें नंबरिंग होता है। तो बीच में ऑब्वियस है क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक। अब ये बीच में है मतलब यहाँ पे आप इसको न्यूट्रल मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। अब आप समझो इस चीज को, ये सेंटर है, इसके इधर पे एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है और इसके राइट हैंड साइड पे बेसिक प्रॉपर्टी रहती है। एक ही स्केल में पूरा काम खत्म हो गया। कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है ये हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें। 7 न्यूट्रल बीच में है, यहाँ पे है तो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। 7 से इधर अगर हम आ रहे हैं, 7 से मान लो 6 पे आ रहे हैं, 5 पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, इनमें से कहीं पे भी हैं तो हमारा नेचर या उस सब्सटेंस का नेचर क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। 7 से आगे चले जा रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो इसके उधर जा रहा है तो वो चीज़ों का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कितना एसिडिक या कितना बेसिक? तो जितना नंबर हमारा कम होता जाएगा उतना ही उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है ना। यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यानी अगर 7 है तो H+ आयन्स न्यूट्रलाइज है, मतलब नहीं है मान लेते हैं हम। 6 है, थोड़ा H+ बढ़ गया। 5 है, और ज्यादा H+ कंसंट्रेशन बढ़ गया। 4 में पहुंचे और ज्यादा हो गया। 3 में पहुंचे और बढ़ गया। 2 में, 1 में और बढ़ गया। 0 का मतलब हाईली एसिडिक, 0 का मतलब
हाईएस्ट अमाउंट उसमें जो क्या रहेगा, H+ आयंस का रहेगा। H+ आयन सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाएंगे। तो यानी कि pH स्केल की अगर हम बात करें तो pH स्केल का नंबर जितना कम होता है, राउंड फिगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो pH स्केल में नंबर जितना कम होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है? नंबरिंग pH वैल्यू जितनी कम होगी, अगर मैंने बोला किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू है 5, तो 5 का मतलब समझ जाओ कि ये एसिड है, कितनी लेवल पे एसिडिक रखता होगा, है ना। मैंने बोला pH वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। pH वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ रही है। pH मैंने बोल दिया 0 है, मतलब बहुत खतरनाक एसिड है भाई, ठीक है ना। अब न्यूट्रल 7 हो गया, 7 के बाद हम चलने लग गए तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो गया, 7 पे आके खत्म हो गया, और यहाँ पे अब OH- का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे, एसिडिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है H+ एंड बेसिक OH-। तो 7 के बाद OH- कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है और 8, 9, 10, 14 तक जाके OH- अपने हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है। तो OH- हाईएस्ट और H+ आयन बिल्कुल कम, 0। या फिर यहाँ पे आप बात करें तो H+ हाईएस्ट, OH एकदम 0। तो एसिडिटी हम टर्म में यूज करते हैं H+ के लिए, तो हम एसिडिक हिसाब ही लेकर के चलेंगे। तो जितनी कम pH वैल्यू उतना ही ज़्यादा हाईली एसिडिक नेचर, जितनी ज़्यादा pH वैल्यू उतना ही हाईली बेसिक नेचर। बात समझ में आ गई यहाँ पे ना। तो अब इसमें और कुछ समझाने के लिए मेरे ख्याल से खास नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी pH स्केल। अब आप देखिए एक पेज नंबर 26 में, NCERT बुक में पेज नंबर 26 में एक यहाँ पे स्केल बना हुआ है ना। तो उसमें अलग अलग आइटम के pH वैल्यूज लिखी हुई हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है, अबाउट 1.2 होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस 1 पे आता है, वो 1.2 होता है किसका, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस मतलब जो हमारे स्टमक में बनता है ना जूस, उसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। उसकी एसिडिटी आप समझो 1.2 होती है। कितना खतरनाक, कितना हाईली ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो इस तरीके से लेमन जूस कितना होता है, 2.2। यहाँ पे आता है अपना लेमन जूस। लेमन भी एसिडिक सब्सटेंस है, खट्टा आता है ना। तो उसकी जो एसिडिक वैल्यू होती है या pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्योर वाटर, प्योर वाटर की होती है 7.4। प्योर वाटर कितना होता है, 7.4। इसीलिए वो न्यूट्रल रहता है। पानी पीने में हमें ना एसिडिक लगता है ना ही बेसिक लगता है, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैल्यू कितना होता है, pH वैल्यू 10। अब 10 का मतलब 7 पे तो न्यूट्रल हो गया है, तो 10 का मतलब वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का हो जाता है, ठीक है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कितना होता है, अबाउट 14। ये लगभग आपका 14 के समथिंग होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। तो ये आप अलग अलग देख सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस 1.2, लेमन जूस 2.2, फिर वाटर का 7.4 हो गया है प्योर वाटर का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा हो गया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उससे थोड़ा वीक बेस है। इसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेमन जूस भी स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे, थोड़ा वीक है उससे। इस तरीके से आप स्केल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके हिसाब से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ठीक है। पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे जो चारों तरफ चीज़ें हो रही हैं उसमें pH वैल्यू का क्या महत्व है, क्या उसका यूज़ है, ठीक है ना। तो पहला है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं, ये आज हमको इसमें डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि pH वैल्यू जो होती है वो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालती है, क्या उसका महत्व है, हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं वो कितने स्केल पे काम कर रही हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो काम करती है pH स्केल 7.0 से 7.8 तक में,
है ना, मतलब हमारी जो बॉडी का जो भी सिस्टम काम करता है तो उसका पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच में ही होना चाहिए। अगर इस रेंज के बाहर आप दोनों साइड में कहीं भी जाते हैं तो योर बॉडी इज इन ट्रबल, ठीक है ना, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है, एसिडिटी हो जाती है हमको, देखिए है ना, अगर हमारी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इसकी तो एसिडिटी हो जाती है हमको, फिर हमको कुछ बेसिक सब्सटेंस खाना पड़ता है लाइक एंटासिड, ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेन, एसिड रेन, आपने कंसेप्ट सुना होगा कि एसिड रेन एसिड रेन एसिड रेन, तो क्या है ये एसिड रेन, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, सल्फर है और कार्बन डाइऑक्साइड है और अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो जब पानी बरसता है, पानी गिरता है, तो वो जो बूंद है वो क्लाउड से लेकर के ज़मीन तक का सफ़र तय करती है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस उसके टच में या इम्पैक्ट में आता है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और ज़मीन तक आते आते उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पोल्यूशन लेवल, है ना, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो चीज़ें ज़्यादा डिसॉल्व होंगी, पोल्यूशन कम है तो वो चीज़ें कम डिसॉल्व होंगी। तो अगर पोल्यूशन हम मान के चल रहे हैं ज़्यादा है तो उसमें सब घुलता जाता है और जो बूंद है, जो पानी है, वो धीरे 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 एसिडिक होता जाता है। आप समझ सकते हैं ना, एसिडिक क्यों होता है, H+ आयंस के कारण। तो जब चीज़ें उसमें एसिडिक चीज़ें घुलने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, बूंद आती गई नीचे और उसमें चीज़ें घुलती गई, तो आते आते उसकी पीएच वैल्यू कम होने लगती है। इसका मतलब उसका जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ने लगता है। तो जब इतना ज़्यादा घुल गया कि उसकी जो पीएच वैल्यू है 5.6 से नीचे आ गई, है ना, पीएच वैल्यू जो उसकी है एसिड रेन के लिए क्या होता है 5.6, ये एक पैरामीटर बनाया गया है ना। तो अगर किसी बारिश में, बारिश का पानी है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे आ गया है तो हम उसको बोलते हैं कि अब ये एसिड रेन है, मतलब कि हम उसको एसिड रेन फिर बोल देते हैं। अब एसिड रेन का मतलब उसमें थोड़ा खतरनाक स्तर पे जाकर के एसिडिक सब्सटेंस मिल चुके हैं। अब ये पानी जब ज़मीन पे आएगा, बहते हुए नदियों में जाएगा, तालाबों में जाएगा, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, तो उनकी जो लाइफ का सर्वाइवल है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि वर्किंग रेंज क्या होती है किसी भी बॉडी की। तो ये एसिड रेन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हर चीज़ में, ना केवल एक्वेटिक लाइफ बल्कि सारी चीज़ों पे असर डालती है ना, चीज़ों को कोरूज कर देती है। खैर ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो गार्डन सॉइल है उसका या किसी भी सॉइल का पीएच वैल्यू क्या हो सकता है या हम कितना चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको गार्डन सॉइल अपनी लेनी है, बगीचे में जाना है, या जिस भी मिट्टी का आप चेक करना चाहते हैं उस मिट्टी को लीजिए, थोड़ा पानी में डालिए, बढ़िया जोर से हिलाइए, जब उसका पानी एकदम मस्त तरीके से मटमैला हो जाए उस पानी को उठाइए ड्रॉपर से, उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल दीजिए छान करके, और फिर उस पानी को आप यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर में डालिए और देखिए कि क्या कलर आता है। उस कलर को देख करके आप बता सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टूथ डिके। हमारे जो दांत हैं वो घिस जाते हैं, मसूड़ों में जलन और पता नहीं क्या क्या, आप दुनिया भर के ऐड देखते हैं। ये कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है? तो जब हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है, कितने से? 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब बेसिकली टूथ किससे बने होते हैं? जो हमारे दांतों की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो दांत के सबसे ऊपर वाली परत है ना, चमकीली सी, तो वो बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है ना। इससे बना होता है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। इसी को हम बोलते हैं इनेमल। अब ये बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इससे ज़्यादा हार्ड हमारी पूरी बॉडी में कुछ नहीं होता है, कोई हड्डी नहीं होती है। अब हार्ड की बात करें तो हड्डी है, बाकी सब तो सॉफ्ट है ना। तो कोई भी हड्डी इस इनेमल से ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये इनेमल, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है, ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन आयरन की तरह इसमें कोरोजन हो सकता है, ये कोरोड हो सकता है, ठीक है ना। तो कोरोड कैसे होता है? अगर आपके या किसी के भी, ना केवल आपके वरन किसी के भी माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, यानी कि इतना हमारा जो इन्वायरमेंट माउथ का है वो इससे कम एसिडिक, इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तब इसका जो डिके है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया हमारे मुंह में पाया जाता है। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो अपन ने तो खा लिया खाना, मस्त एकदम पानी वानी पी लिया, अगर हमने अच्छे से कुल्ला नहीं किया तो हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, वो खाना फंसा रह जाता है, ठीक है ना। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस खाने को खाना शुरू कर देता है,
ठीक है ना, खाता जाएगा और खाने के बाद जब उसको डाइजेस्ट करता है तो फिर वो बैक्टीरिया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है भाई साहब? HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड ही है, तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और pH वैल्यू 5.5 से कम हो गई तो आपका जो टूथ है वो धीरे धीरे कोरोड होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका अपन ध्यान रखें कि जब भी खाना खाएं, खाने के बाद बढ़िया से कुल्ला करके एकदम, तभी आपके दांत चमचमाते रह पाएंगे, अदरवाइज HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू एनिमल वॉरफेयर। इसका मतलब छोटे मोटे कीट पतंगे हैं तो वो एसिड वगैरह छोड़ते रहते हैं लड़ाई झगड़े में अपने बचाव के लिए, क्योंकि भाई सबके पास तो इतना ताकत नहीं होता है, तो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उसमें क्या होती हैं, एसिड्स होते हैं उनके पास, डंक में जैसे कहीं पे हो गया है ना, तो लड़ाई वड़ाई हुई तो उन्हें एसिड छोड़ दिया तो सामने वाले पे एसिड पड़ा और उसकी स्किन बर्न हो गई, आँख फूट गई, नाक जल गई, कुछ तो भी हो गया ऐसा, और वो छोड़ के उसको भाग गया। तो ये सब भी सेल्फ डिफेंस के काम में एसिड जो है आता रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म और इसके आगे हम पढ़ेंगे साल्ट के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।